मुस्तफा खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनका एक बयान आया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। बयान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, जिस पर सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक ईरान का युद्ध ये वाला खत्म नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इसके उलट अमेरिका क्या कर रहा है, इस बयान को खारिज करने के लिए। भारत पर ये बयान किस तरीके से असर डालेगा, क्योंकि इस बीच आपने खबर सुनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनसे बात की। विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, रागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उनसे। तो ये सब इसके क्या मायने हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में ईरान में यूएस इजराइल दोनों की तरफ से क्या एक्शन हुआ है, क्या कार्रवाई हुई एक दूसरे के खिलाफ, इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान है, जो लगातार आपके सामने सब चीज़ें वेरीफाई करके ठीक से अपना कागज़ नोट डाउन करके डायरी में लाते हैं। विनय, सबसे पहले तो यही बताइए, जो बयान आया है ये ऐसे वक्त में आया है जब देश में अपने सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोगों में भयानक अफरा तफरी है ना। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सही बात क्या है, कि सिलेंडर की किल्लत है भी कि नहीं है। और लाइनें जो इशारा कर रही हैं लगता है किल्लत है, सरकार कह रही किल्लत नहीं है। एक तरफ दिख रहा है कि सरकार लगातार ईरान से बात करने की कोशिश भी कर रही है, और सबकी जड़ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से जहाज़ निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं उसको लेकर भी कन्फ्यूज़न है। अब बयान आया है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका, कैसे देखा जाए। दरअसल जो हमारी 80% की गैस है वो हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मंगवाते हैं। इसकी वजह से किल्लत बढ़ने की संभावना हो सकती है भारत के अंदर, और भारत डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जब हम डिप्लोमेसी के फ्रंट पे बात करेंगे तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम जो है मुस्तफा खामेनेई के बयान के ऊपर चलते हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये बयान खुद नहीं बोल दिया है, मतलब खुद ही दिया है, लेकिन वो दिखे नहीं उस बयान को देते हुए। जो ईरान की नेशनल टीवी है उसके ऊपर एक फीमेल एंकर ने उनका लिखित बयान पढ़ा है, और वो बयान जो है मैं आपके सामने रख दे रहा हूं कि जो उन्होंने बोला है। तो पहली जो बड़ी बात उन्होंने ये बोली है कि हम शहीदों के खून का बदला लेंगे, जो लोग हमारे मारे गए हैं उनका हम बदला लेंगे। उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया मिनाब का। हालांकि उनके खुद के पिता और परिवार के तमाम सदस्य जो है वो इजरायली अटैक में मारे गए हैं, इजरायली अमेरिकन अटैक में, लेकिन उनके बजाय उन्होंने जो छात्राएं मारी गई हैं मिनाब स्कूल में उनका जिक्र किया और कहा कि हम उनका बदला लेना नहीं छोड़ेंगे, उनका बदला हम लेके रहेंगे। दूसरा, उन्होंने कंप्लीटली कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, और वो बंद रहेगा, क्योंकि वही हमारे पास में एक स्ट्रेटजिक जो है लिवरेज है वहाँ पे पूरे के पूरे इस युद्ध में, और हम इसको बंद रखेंगे ताकि हम दुश्मन को प्रेशराइज कर सकें। तीसरा, उन्होंने कहा कि मेरी बात लगातार चल रही है IRGC के साथ में, और हम जंग के नए मोर्चे खोलने की तैयारी कर रहे हैं कि नया महाज कहीं पर खोला जाए, नई तरीके से ऐसी जगहों पर अटैक किया जाए यहाँ पे US और इजराइल जो है वनरेबल कंडीशन में, जहाँ पे वो कमज़ोर स्थिति में, वहाँ पर हम जो है पूरी तरीके से हमला करने की और नए जंग के मोर्चे खोलने की तैयारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने पड़ोसी देशों के नाम पे संदेश दिया, कहा कि 15 देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, 15 देश हमारे पड़ोसी देश हैं, और हम उनके साथ में अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं पड़ोसी देश में दुश्मन के जो है ठिकाने हैं, जो US और इजराइल के बेसिस हैं या नाटो के जो बेसिस हैं, तो पड़ोसी देशों को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनको भी साफ कहना चाहिए कि US और इजराइल की तरफ से हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ है, और हम जो है मतलब इस एग्रेशन में साथ नहीं है। तो उनका ये कहना था कि जितने भी अरब के जो देश हैं, जो कि गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनको US इजराइल के बेसिस को जो है बंद कर देना चाहिए, US के बेसिस को कंटिन्यूसली ऑपरेट नहीं करने देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि मेरे से पहले 2 बहुत बड़े लीडर जो हैं इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिसमें रुहुल्ला खुमैनी और इनके खुद के पिता अली खामेनेई, 2 लोग, और तीसरे सुप्रीम लीडर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है, मुश्किल टास्क है कि मैं उस पूरी जो है जिम्मेदारी को कायदे से निभा पाऊँ। फिर उन्होंने ईरान के लोगों को कहा कि संकट की घड़ी में हम लोग सब साथ में अगर नहीं खड़े होते हैं तो देश जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए साथ में खड़े रहिए, एक साथ खड़े रहिए, और पूरी मजबूती से इस एग्रेशन का हम सामना करेंगे। तो मोटा मोटी उन्होंने ये बड़ी बातें जो हैं वो कही हैं कि, और जो जिसमें सबसे मानी खेज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है हम नहीं खोलेंगे और जंग के नए मोर्चे हम खोलेंगे। तो ये उन्होंने कहा है। तो ये बहुत लंबे समय से ये वेट किया जा रहा था कि नए जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुस्तफा खामेनेई, वो कब आएंगे टीवी में, कब उनका बयान सामने आएगा। सामने से वो नज़र नहीं आया अभी तक टीवी में, खुद से बयान नहीं दिया। जो बयान आ रहे हैं वो आ रहे हैं 28 तारीख से, जब से इनके परिवार के ऊपर हमला हुआ, कुछ लोगों का तमाम तरीके की रिपोर्ट आ रही थी कि उनका पैर घायल है, वो घायल हुए हैं इस अटैक में। बीच में जब शुरुआत में 28 तारीख को सबसे पहले अली खामेनेई के मरने से पहले मुस्तफा खामेनेई के मरने की खबरें आई थी कि मुस्तफा खामेनेई नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद में इनके ब्रदर इन लॉ और इनकी जो बहन है उनके बारे में आया, फिर उनकी माँ के बारे में आया। कल एक फार्स
जो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये कहा कि मतलब कि अली खamenei की जो मतलब बीवी हैं वो इस अटैक में नहीं मारी गई हैं, जिंदा हैं, जबकि पहले इनिशियली रिपोर्ट आई थी कि वो मारी गई हैं। लेकिन ये कहीं से भी कंफर्म नहीं हो पाया कि वो भी जिंदा है कि नहीं। अभी बहुत अस्पष्टता पूरे मामले में मुस्तफा खामनेई को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई बयान आया कि वो कोमा में है, शायद ऐसा कोई बयान आया है। मतलब अभी मतलब ये सारा फॉग ऑफ वॉर में तमाम सारी चीज तरीके से दावे किए जाएंगे, इधर से भी किए जाएंगे, उधर से भी किए जाएंगे। स्थिति तब साफ होगी जब या तो मुस्तफा खामनेई खुद विजुअल प्रेजेंस दिखाएं, कहीं पर दिखें और बातचीत करते हुए या वीडियो बनाते हुए दिखें, या मतलब जो अमेरिका की तरफ से दावे हैं वो भी अभी साफ होने की स्थिति में नहीं है। तो दोनों तरफ से हमारे पास में जो बयान आधिकारिक रूप से ईरान की तरफ बयान हो गया। अब आते हैं युद्ध पे। अब युद्ध पे आते हैं। युद्ध में जजीर करके एक गांव है नाजरत में। नाजरत आपको पता है कि ईसा मसीह नाजरत के रहने वाले थे, इसलिए उनको तमाम जगहों पर रोमन सोर्सेज में जीसस ऑफ नाजरत कहा जाता है। वहाँ पे एक जजीर गांव है जो कि अरब गांव है, जहाँ पे अरब मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वो इजरायली टेरिटरी है। वहाँ पे हिजबुल्लाह का रॉकेट लगा है और 80 के तकरीबन लोग उसमें घायल हुए हैं, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये बड़ा अटैक है। इसके अलावा एरबिल में, जो कि ईरान में माफ़ कीजिए इराक में है, एरबिल कुर्दिस्तान में, वहाँ पे फ्रेंच बेसेस जो हैं उनको निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, और इसमें लगभग 6 फ्रेंच सोल्जर्स घायल हैं। बाद में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने साफ किया कि हमारा एक सैनिक जो है इस अटैक में मारा गया है, और उन्होंने साफ कहा है कि 2015 में हम इस इलाके में आए थे, एरबिल में, वो इसलिए आए थे कि हमको दाइश के खिलाफ, ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, आतंकवादी संगठन के खिलाफ, और तब से हम यहाँ पर हैं और हमारा इस वॉर में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं है। इसके बावजूद जो है आप हमको निशाना बना रहे हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि इन्होंने पहले अपना जो है कैरियर वो भेजा था अमेरिका के सपोर्ट में, वो लगातार रवाना। तो अब मैक्रो तरह तरीके की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कोई युद्ध में शामिल नहीं है, कभी कह रहे हैं उनको गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, कभी वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे। तो ये स्थिति वहाँ पे दिख रही है। एक बड़ी अपडेट जो है US सेंटकॉम की तरफ से कल आई थी, वो ये थी कि KC-135 जो उनका रिफ्यूलर जेट है, मतलब कि ऐसी स्थिति होती है कि आपको बताऊँ, जैसे कुछ जेट्स अगर ऊपर हवा में उड़ रहे हैं तो हवा में ही रिफ्यूलर कुछ जेट जाते हैं जो कि हवा से हवा में ही उनको फ्यूल सप्लाई करते हैं। तो KC-135 एक रिफ्यूलर जेट था US का, और वो जो है वहाँ पे क्रैश का शिकार हुआ। उसमें से 6 में से 4 क्रू मेंबर जो हैं उनके मारे जाने की पुष्टि जो है US सेंटकॉम ने कर दी है, सेंट्रल कमांड ने कर दी है। 4 क्रू मेंबर उसके मारे गए हैं। ये इराक में ये घटना हुई है। क्रैश अपने आप हुआ कि हमले में? टेक्निकल क्रैश बोला जा रहा है। विक्टोरिया बेस बगदाद में, ये US सेंटकॉम की तरफ से बोला जा रहा है। ईरान की तरफ से कोई ऐसा दावा नहीं आया कि हमने मार गिराया है, तो इसको हम टेक्निकल क्रैश ही मानते हैं। विक्टोरिया बेस जो है बगदाद में, उसके ऊपर लगातार हमले हुए हैं, कल भी हुए थे, आज भी हुए हैं। ये बहुत बार इसको निशाना बनाया गया है। सऊदी के 19 सर्विसमैन जो हैं, सऊदी से अमेरिका के 19 सर्विसमैन, मतलब 19 जवान जो हैं, उनको जर्मनी शिफ्ट किया गया है क्योंकि वो क्रिटिकली इंजर्ड थे, वो घायल थे, ऐसी स्थिति। हाँ, ये CBS न्यूज़, अमेरिकन एक न्यूज़ इदारा है, उसने रिपोर्ट किया है। और इस बीच में CBS ने एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की है। उसने ये कहा है कि पिछले सप्ताह IRGC का एक जो नेवी वेसल है वो बहुत करीब आ गया था अब्राहम लिंकन के, और उसने जो है अटैक करने की कोशिश की। US जो बड़ा कैरियर है, शिप कैरियर शिप है, मतलब जिसके ऊपर जेट्स जाते हैं, तो अब्राहम लिंकन बहुत बड़ा नाम है, और उसके ऊपर अटैक की कोशिश की थी, लेकिन जो है अब्राहम लिंकन पे मौजूद हेलीकॉप्टर्स ने उसको हेल फायर मिसाइल के द्वारा उसको नस्ते नाबूद कर दिया। और दूसरी तरफ IRGC की तरफ से ये दावा आया था कि हमने अब्राहम लिंकन पे जो अटैक किया था, उससे अब्राहम लिंकन को बहुत सब्सटेंशियल नुकसान हुआ था, इसकी वजह से उसको अपनी जगह बदलनी पड़ी और हमारे फायरिंग रेंज से दूर जाके खड़ा होना पड़ा। अच्छा, तो ये दोनों तरफ के दावे हैं। CBS ने कहा है कि पिछले सप्ताह की ये घटना है, और IRGC ने इसके ऊपर क्लियरिफाई किया था। IRGC पहले भी क्लेम करती रही कि हमने अब्राहम लिंकन पर अटैक किया है, बीच में उन्होंने कहा कि 2 मिसाइल दागे हैं। इसके अलावा ओमान में सोहार प्रोविंस में ड्रोन से हमला हुआ है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि अभी उसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली कि हमने अटैक किया है, तो अभी उसको अननोन ड्रोन की तरह ही कहा जा रहा है, कि मतलब कोट किया जा रहा है कि अननोन ड्रोन, लेकिन 2 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन हमारे पास में है। बगदाद के एयरपोर्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। और इस बीच में ईरान की तरफ से जिस समय इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग को एक भाषण दे रहे थे, वहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, उसी समय ईरान की तरफ से जो है मिसाइल लॉन्च हुई और नेतन्याहू को अपना भाषण बीच में छोड़ के जाना पड़ा। तो ये भी स्थिति बनी हुई है। तो ये तेल अवीव की ये स्थिति है लगातार। और ईरान अभी क्या कर रहा है कि पैनिक क्रिएट करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है अटैक की बजाय। वो बीच बीच में 1 मिसाइल, 2 मिसाइल, 4 ड्रोन इस तरीके से लॉन्च करता है, ताकि जो है कंटिन्यूसली ये लोग जो है ऑफ गार्ड ना हो, कंटिन्यूसली अपने टोज पे खड़े रहें लगातार और अलर्ट स्थिति में रहें और पैनिक जो है वो बना रहे।
इस बीच में हिजबुल्लाह की तरफ से बका वैली एक जगह पड़ती है लेबनान में, वहाँ से सीरियन आर्मी के ऊपर अटैक किया गया है। ये इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कंफर्म किया है कि ऐसा हुआ है और सीरियन आर्मी के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया है, ये बोला जा रहा है। सीरिया में भी मैं आपको बता दूं, वहाँ पे भी एक तरीके से अमेरिका द्वारा पोषित एक सरकार जो है बैठाई गई है उस, और जो वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ के अभी शासनाध्यक्ष हैं अल जुनानी, वो किसी ज़माने में यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हुआ करते थे और आईएसआईएस का हिस्सा हुआ करते थे। अब उनको बैठाया गया है, एक तरीके से अपनी पपेट रिजीम वहाँ पे सीरिया में खड़ी की गई है और वहाँ पे एक इस्लामिक रेसिस्टेंस फ्रंट जो है खुला हुआ है, जो कि सीरिया की ये करंट जो सरकार है उसके खिलाफ जाके खड़ा है और वो और हिजबुल्लाह साथ मिलकर लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ भी, और इधर अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी लगातार अटैक जो है सीरिया में भी हुए थे और यहाँ पे भी हुए थे। और ये भी देखा गया था 2 दिन पहले, हिब्रू मीडिया लगातार ये रिपोर्ट कर रहा था कि सीरिया से भी हमारे ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि बका वैली से सीरियन आर्मी के ऊपर जो है, जो वहाँ की ऑफिशियल आर्मी है, उसके ऊपर हमला किया गया। तो ये स्थिति बनी हुई। अब हो सकता है कि सीरिया के अंदर भी जो है आईडीएफ की कुछ एक्शन हमको देखने को मिले। उसके हमारे पास में कुछ रुझान आने शुरू हो गए हैं, हम अभी आपको बताएंगे जब हम इजराइल के एक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो ये सिरा जो है इसको याद रखिएगा कि बका वैली वाला, तो हम आपको उसको फिर डॉट कनेक्ट करेंगे। लानांज रिफाइनरी है एरबिल में, उसके ऊपर हमला हुआ है, इसके विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है और वहाँ पे आग के गोला मतलब हमको दिखाई दिया था, लंबे समय तक वहाँ पे आग जलती हुई हमको दिखाई दी थी। ये लानांज रिफाइनरी जो है ये अमेरिकन एक कंपनी है, वो उसको मैनेज करती है और यहाँ पर हमको एरबिल में आग लगती हुई दिखाई दी थी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई में हिट हुआ है, जिसके हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। उस फाइनेंशियल सेंटर के ऐसा देखा गया कि वहाँ पर ड्रोन इस तरीके से आके लगा कि जिस तरीके से टारगेटेड असैसिनेशन की कोशिश की गई हो। सऊदी ने ये कहा है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में 56 ड्रोन जो है उनको इंटरसेप्ट किया है। तो मतलब लगातार सऊदी के ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। इस बीच में एक अनकन्फर्म्ड खबर है, मैं आपको इसके बारे में कन्फर्म हमारे सोर्सेज से और मतलब कुछ इंटेलिजेंस कम्युनिटी में जो बातचीत चैटर चलता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मुरैन अल रास करके एक जगह है लेबनान में, वहाँ पे कहा जा रहा है कि आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उसके ऊपर हिजबुल्लाह ने एम्बुश किया है। और वहाँ की अभी क्या स्थिति है, दोनों मतलब कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में झड़प चल रही है और एम्बुश में आईडीएफ फंसी हुई है। लेकिन वहाँ की अभी क्या स्थिति है इसके बारे में हमारे को अभी अपडेट आनी बाकी है। आईडीएफ ने ये दावा किया है कि ईरान की तरफ से जेरूसलम के ऊपर जो है हमला किया गया है। ओल्ड सिटी जो जेरूसलम है, जहाँ पे तीनों जो अब्राहमिक रिलीजन है, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, तीनों के पवित्र स्थल वहाँ पे माने जाते हैं। और वहाँ पे ओल्ड सिटी से कुछ 100 मीटर दूर जाके इजराइल की जो है माफ़ कीजिए ईरान की जो है मिसाइल गिरी है, ऐसा आईडीएफ का दावा है। उन्होंने एक उसका सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, वो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इस वीडियो में दिखा दें जी। तो ये स्थिति फिलहाल जो है ये ईरान की तरफ से किया गया अटैक की है। अब ईरान पर यूएस इजराइल की तरफ से क्या है? इजराइल की तरफ से जो अटैक हुआ है, सबसे ज़्यादा इजराइल ने कल टारगेट किया है साउथ लेबनान को, जहाँ पे वो लगातार हमले कर रहे हैं, जहाँ पे हिजबुल्लाह का बेस है, क्योंकि हिजबुल्लाह सबसे ज़्यादा अभी लड़ाई कर रहा है इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल में, लगातार हमले करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके अलावा वो आमने सामने के कन्फ्रंटेशन में भी है इजरायली डिफेंस फोर्सेज के साथ में। तो वहाँ पे मसरी अल हिबह नाम की एक जगह है सिदोन में, साउथ लेबनान में, वहाँ पे भी हमला हुआ है। बेरूत में कई जगहों पे हमले हुए हैं, दहिया नाम की एक जगह है वहाँ पे हमला हुआ है, और कई जगहों पे टारगेटेड असैसिनेशन के हमारे पास में विजुअल हैं। इसके अलावा सिराज में अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी है, उसके ऊपर यूएस और इजरायली जेट्स ने हमला किया है। इस्तेफान में आर्मी एविएशन बेस के ऊपर हमला हुआ है। न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ पे ऑब्वियस टारगेट है, शुरुआत से लगातार उसको टारगेट बनाया ही जा रहा है। खौरमेज में आईआरजीसी का एक बेस है, उसको हिट किया गया है। चाबार पोर्ट के पास में नेवल जो फैसिलिटी है ईरानियन नेवी की, उसको हिट बनाया गया है। इसके अलावा इराक में मखमौर नाम की एक जगह है जहाँ पे पीएमएफ का बेस है, वहाँ पे लूकस ड्रोन से एक डायरेक्ट हिट हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उसको भी आपको इसका भी वीडियो दिखाएं, क्योंकि बहुत देखने लायक विजुअल है वो, क्यों डायरेक्टली लूकस जो है ड्रोन वहाँ पे जाके लूकस ड्रोन माने लूकस एक ड्रोन है अमेरिका का, जो कि इन्होंने इंस्पायर किया, इन्होंने बताया था शाहिद 136 ड्रोन जो ईरान का ड्रोन है, उसी को रिवर्स इंजीनियर करके इन लोगों ने अपना एक ड्रोन बनाया है अमेरिका ने। तो अमेरिका अभी कॉपी करता है दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी, तो वो लूकस ड्रोन जो है उससे उन्होंने हिट किया है और वहाँ पे आग का गोला हमको दिखाई दिया है। कुम जो प्रोविंस है उसमें सुकोहिये नाम की एक जगह है, पारसी नाम है तो मेरे से हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए। वहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन है, जैसे हमारे यहाँ पे भिवाड़ी है, गुड़गांव है, उसी तरीके से, और उसको हिट किया है इजराइल ने।
तो उसके अलावा बिराज जान में साउथ ईरान का ये इलाका है, यहाँ पे लगातार 2 हिट हुए हैं। बंदर अब्बास में 5 मिनट में हमको 10 धमाके लगातार सुने गए, क्योंकि यूएस की तरफ से किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि ईरानियन नेवी को पूरी तरीके से डिकैपिटेट कर दिया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। अगर ये चोक पॉइंट वो हटा देते हैं अमेरिका, तो सारा युद्ध जो है हाँ उनके कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, गराम दरेह में नाम की एक जगह है ईरान में, वहाँ पे करज और तेहरान के बीच में ये पड़ता है ये, और ये छोटा टाउन है, यहाँ पे भी हमला हुआ है। और सीरिया में अल कुनैना, दारा में, और दारा नाम की जो जगह है, मैंने कहा था कि आप सीरिया को कनेक्ट करके रखिए, वहाँ पे लोकल्स ने ये अल कुनैना और दारा नाम की 2 जगह हैं, वहाँ पे लोकल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि आईडीएफ के जेट्स हमने अपने आसमान में देखे हैं, कि मतलब उसने सीरिया के एयर स्पेस को वायलेट किया है। तो मैंने आपको जो कहा था कि आईडीएफ लगातार ये कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से वो सीरिया को भी टारगेट करे, तो ऐसी स्थिति है। और फ्रांस 24 ने इसको कन्फर्म किया, फ्रेंच मीडिया ने, कि हाँ ऐसी घटना जो है सीरिया में घटी है। फार्स एक जगह पड़ती है साउथ वेस्ट ईरान में, वहाँ पे हमले हुए हैं। करज में हमले हुए हैं, वहादत टाउन है करज में, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन है, उसके ऊपर हमला किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि तेहरान की 15 जगहों को निशाना बनाया गया है। और हमारे पास में तेहरान के जो विजुअल्स हैं वो आपको देखेंगे तो आप थोड़ा खुद भी अफसोस करेंगे कि युद्ध की भयावहता आपको समझ में आएगी। पूरा आसमान जो है काला पड़ा हुआ है, धुएं से पटा हुआ है, मतलब ऐसी स्थिति ही सांस लेना भी मुश्किल है। और तेहरान को लगातार शदीद निशाना बनाया जा रहा है, मतलब ताक मार मार के जो है, ताक ले लेके इजराइल जो है और यूएसए ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करने में तुले हैं। खासतौर पे तेहरान की स्थिति बहुत गंभीर वहाँ पे है। और तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 22 और डिस्ट्रिक्ट 15 में जो है हमले हुए हैं। तेहरान में 15 बड़े बड़े लोकेशन में, हम छोटी जो मुख्य लोकेशन हैं वो आपको बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट 15 में वरामीन का एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है IRGC का, वरामीन में, उसको हमला बनाया गया है हमले का निशाना। डिस्ट्रिक्ट 22 में निशाना बनाया गया है, कुहक में, तेहरानसर में, जावेदिया में। इसके अलावा बसीज जो उनकी पैरामिलिट्री वॉलंटियर फोर्स है उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था हसनाबाद में, उसको निशाना बनाया गया है। दो कुहे नाम की एक जगह, कुह कहा जाता है मतलब बुनियादी तौर पे पर्वत को, तो 2 कुहें मेरे को जो समझ में आता है कि 2 पर्वत का इलाका जो है ईस्टर्न तेहरान में, उसको निशाना बनाया गया है। और जिस समय ये हमला चल रहा था ईरान में, उसी समय ईरान अपना अल कुदस नाम के एक वो प्रोटेस्ट डे मना रहा था। अल कुदस मतलब कुदस पुराना नाम है जेरूसलम का, इसको जेरूसलम डे आप कह सकते हैं। जेरूसलम डे इजराइल में भी मनाया जाता है, वो 6 डे वॉर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि जिस तरीके से 6 डे वॉर में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अल कुदस जो है मनाया जाता है ईरान में, वो इसलिए मनाया जाता है कि जेरूसलम पे जो इजराइल का कब्जा है उसको ये लोग लीगल नहीं मानते, इलीगल मानते हैं, और उसके विरोध में ये प्रदर्शन होते हैं। तो आप ये देखिए कि तमाम जगहों पर, चाहे करज है, चाहे इस्तेफारान है, चाहे करज है, चाहे इस्फहान है, चाहे खुरम शहर है, और तमाम कुम है, तमाम लोकेशंस में लोग बाहर निकले सड़कों पे और उन्होंने ये मनाया। और इसको शुरू किया था 1979 में रुहुल्लाह ख़ुमैनी में, जो पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान के इस्लामिक क्रांति के बाद में, उन्होंने शुरू किया था कि हम सॉलिडेरिटी अपनी जताएंगे जेरूसलम और फ़िलिस्तीन के प्रति और फ़िलिस्तीन के लोगों के प्रति, कि हम आपके साथ में खड़े हैं। और वहाँ से शुरू हुआ था ये सारा का सारा खेल, और यही वो इस्लामिक क्रांति है जिसके बाद में इजराइल और ईरान के भी संबंध जो है उसमें खराब आने शुरू हुए और इस लेवल पे आ चुके हैं। कंतारा और करबीखा नाम की एक जगह है साउथ लेबनान में, वहाँ पे हमला हुआ है। आईडीएफ ने ये दावा किया है कि यहाँ पे इस हमले में जो साउथ लेबनान में उन्होंने हमला किया है उसमें मुर्तजा सरोर नाम का एक कमांडर है हिजबुल्लाह का, जो कि एयर यूनिट का कमांडर है, उसको हमने मार गिराया है। और इसके अलावा आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि लिटानी रिवर है साउथ लेबनान में, उस पर जो ब्रिज था उसको उन्होंने उड़ा दिया है। और उन्होंने ये चेतावनी दी है लेबनान सरकार को कि अगर आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं करते हैं तो आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अब हम निशाना बनाना शुरू करेंगे। ये इजराइल ने चेतावनी दी है। और इजराइल ने यह भी कहा है कि हमने अमेरिका के माध्यम से लेबनान को ये समझा दिया है कि अकेला ये रास्ता है कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करिए, अदरवाइज जो है हम किसी में भी फ़र्क नहीं करेंगे। ये हम लेबनानीज आर्मी और हिजबुल्लाह में कोई फ़र्क नहीं करेंगे, हम सबको निशाना बनाना शुरू करेंगे। तो ये स्थिति जो है वो बन रही। इस बीच में एक बड़ा बयान जो है सेंटकॉम यूएसए की तरफ से आया, उन्होंने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जो है डिटेल कर दिया है कि हमने क्या क्या अभी तक किया है। तो उन्होंने जो बताया है
उसके हिसाब से उन्होंने जो मुख्य रूप से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उसके उन्होंने डिटेल दिए हैं, जिसमें B2, B1 और B52 बॉम्बर्स हैं, लूकस ड्रोन है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, पेट्रियट और थार्ड मिसाइल है उनका उन्होंने इस्तेमाल किया है, F-15, F-16, F-18, F-22, F-35 जो भी इनके पास में हैं फाइटर जेट सारे इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा A-10 जो अटैक जेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया है। EA-18G जो कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट हैं उनको भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 हरकुलिस जो है कि जो कैरियर जेट्स हैं जो कि बड़ा सामान मिलिट्री सामान ले जाने काम आते हैं वो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा इन्होंने तमाम सारी डिटेल्स दी हैं और वहाँ पे नीचे एक बात ये भी लिखी है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लिस्ट नहीं कर सकते, उनका भी हमने इस्तेमाल किया है। तो इन्होंने कहा है और कहा है कि हमने 6000 टारगेट्स जो हैं उनको टारगेट बनाया है 6000 लोकेशंस को। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 90 शिप्स जो है हमने जो है उसको पानी में डुबाया है, उसको ईरान की, हाँ सुपुर्दे आब किया है। मतलब उर्दू का बहुत अच्छा वर्ड मेरे को लगता है ये सुपुर्दे आब। तो उसमें 60 जो है वो शिप हैं और 30 जो है वो माइन लेयर्स जो हैं जो माइन बिछाने के पानी में काम आती थी उनको हमने जो है ख़त्म किया है। तो ये स्थिति अभी जो है ये वॉर फ्रंट पे जो ये सारा का सारा मतलब दोनों तरफ से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछले 24 घंटों में वो आपको वेरिएंट बताया। थोड़ा डिप्लोमेसी पे आ जाते हैं। हाँ। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बयान आया है उसके बाद अब यूएस क्या करेगा? अब यूएस के पास वही मतलब यूएस के पास में कोई एग्जिट प्लान नहीं है। इस बीच में यूएस में एक फाइनेंशियल टाइम्स में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट छपी है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि सालों से जो स्टॉक पाइल यूएसए ने इकट्ठा कर रखा था यूएस आर्म फोर्सेस ने वो पहले ही सप्ताह में लगभग खत्म होने की कगार पे आ गया है। और उन्होंने ये कहा है कि थार्ड पेट्रियट हेलफायर मिसाइल और की जो है स्टॉक जो है लगभग ख़त्म होने की स्थिति में, उतना हमारे पास में प्रोडक्शन लाइन नहीं है और जल्दी जो है हमारा आर्सेनल ख़त्म होने की स्थिति में आ जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि कांग्रेस को ब्रीफ करेगा पेंटागन, मतलब जो वहाँ का आर्मी हेडक्वार्टर है वो ब्रीफ करेगा कांग्रेस को जल्द ही कि क्या स्थिति है हमारे स्टॉक पाइल की और हमारे रिजर्व्स की और कितने समय तक हम इस युद्ध को आगे ले जा सकते हैं। इस बीच में जैसे ये बयान आया, मतलब ये स्टोरी आई, उसी बीच में ट्रम्प का ट्रूथ सोशल पे एक जो है उनका पोस्ट आया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास में पर्याप्त फायर पावर है और आज रात देखना कि इन लोगों के साथ में क्या होगा। ईरान के बारे में उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो कि मैं वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब एक किस्म से उन्होंने ये कहते हुए कि ईरान चेतावनी दी है कि आज रात भारी होगी। हाँ, इस बीच में आईए जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, एजेंसी है, उसने ये कहा कि गल्फ ने पिछले इन युद्ध शुरू होने के बाद में 10 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन हर दिन घटा दिया है। तो मतलब बड़ा प्रोडक्शन गैप जो है हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यूएन की तरफ से रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया है कि 32 लाख लोग जो हैं ईरान में वो डिस्प्लेस हुए हैं और अपने घर से बेघर हो गए हैं। टोटल एनर्जी जो एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, उसने ये कहा है कि 15% कटौती उन्होंने टोटल एनर्जी ने जो टोटल अपने पास में इंजन ऑयल आता है, उन्होंने ये कहा है कि टोटल हमने 15% की कटौती कर दी। तो टोटल 15% कटौती जो है अपने प्रोडक्शन में कर दी है। तो ये स्थिति बनती है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने यूएस ऑफिशियल्स को कोट करते हुए, मतलब नाम न बताने की शर्त पे कोट करते हुए सूत्रों के हवाले से ये खबर की है कुल मिला के कि 60% लॉन्चर जो है ईरान के वो खत्म हो चुके हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया है। कुछ असेसमेंट में 80% भी कहा जा रहा है। तो ईरान के पास में लॉन्चर नहीं बचे हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि 2 तरीके की चीज़ें जो है ईरान के खिलाफ जो है इजराइल और अमेरिका के द्वारा की जा रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि उनके लॉन्चर ख़त्म किए जाए, उनके मिसाइल का जो स्टॉक पाइल वो ख़त्म किया जाए। दूसरा, उनकी नेवी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले और जो ईरान की तरफ से जो थ्रेट है उनको सिक्योरिटी थ्रेट वो भी खत्म हो। तो ये कहा जा रहा है। दूसरा, रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जो बात लगातार चल रही थी पिछले दिनों की मीडिया में कि हो सकता है ट्रम्प बीच में इस ऑपरेशन को छोड़ के और पीछे हट जाएं क्योंकि लगातार उनके ऊपर मागा बेस का दबाव है। तो रॉयटर्स ने कहा है कि हमको सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ऑपरेशन ट्रम्प जो है बीच में नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अब इसको पूरा मतलब फाइनल आर पार की स्थिति में लेके जाएंगे। और ट्रम्प ने इस बीच में एक और बयान दिया है। मैं ट्रम्प के बयान इसलिए जोड़ देता हूँ इस पूरे के पूरे वीडियो में क्योंकि युद्ध का माहौल थोड़ा बेचिल होता है, तो ट्रम्प के बयान पढ़ना जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने ये कहा है, फिर आगे एक बार फिर से कहा है कि जो वहाँ पे ऑयल टैंकर्स हैं उनको थोड़ा सा फिर से हिम्मत दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। जबकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि लंदन में जो इंश्योरेंस कंपनीज बैठी हुई हैं वो किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने वाली किसी भी शिप का इंश्योरेंस करने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं। मुझे वाला मीम याद आ गया, सब लोग ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, और इस बीच में
खातम अल अंबिया जो इनका मतलब वॉर टाइम का जो कमांड सेंटर है ईरान का, ईरानी आर्मी का, उसकी तरफ से ये बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर नुकसान पहुंचाया गया तो हम पूरे मिडिल ईस्ट में जितने ऑयल रिसोर्सेज हैं सबको आग के हवाले कर देंगे, उस टाइप का कि हाथ लगाए तो मतलब कि आग लगा दूंगा, समझ गए लोग। है ना। मोदी और पेजेस्कियान, मसूद पेजेस्कियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री मोदी, इनके बीच में एक कल फ़ोन कॉल हुई है जिसकी डिटेल्स हमारे पास में जो भी हैं हम आपको बता दे रहे हैं। उसमें यह है कि पेजेस्कियान ने ये मुद्दा उठाया कि 168 जो छात्राएं हमारी मारी गई थी उसके बारे में मतलब वो गलत हुआ है और एक तरीके से वो वॉर क्राइम है। दूसरा उन्होंने ये कहा जोर देके कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है और ईरान को अपनी सॉवरेनिटी को मतलब की सुरक्षा करने, अपनी सार्वभौमिकता की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है कि वो सेल्फ डिफेंस अपना कर सकते हैं, ये हमारा लेजिटिमेट राइट है। और उन्होंने ये भी कहा पेजेस्कियान की तरफ से कि भारत जिस तरीके की अप्रोच अपना रहा है इस पूरे युद्ध में वो अच्छी है और बैलेंस्ड अप्रोच है, हम उसको स्वागत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स और शंघाई कॉर्पोरेशन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हम लगातार सहयोग बढ़ाने में इच्छा रखते हैं, हम आतुर हैं उनके साथ में हम अपने अच्छे संबंध रखें। सब पेजेस्कियान कह रहे हैं, ये पेजेस्कियान कह रहे हैं, पर इनके यहाँ ताकत तो कुछ है नहीं, इनसे बात करने का फायदा क्या, ये बताइए, जनता तो ये जानना चाहेगी। नहीं अभी मतलब आप कुछ भी कहिए कि मतलब पेजेस्कियान के खिलाफ के पास ताकत है नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो ओपन चैनल है वो यही है। आप कह रहे हैं कि जो रास्ता बनना है वो यही, तो शुरुआत इसी से होगी, यहीं से बनना है। अब आप किसी से भी, अब मान लीजिए कि आपकी और मेरी लड़ाई होगी तो आपको अगर सुलह करनी है तो आप आसपास में जितने भी लोग आपके पास संभव होंगे या मेरे को सुलह करनी होगी तो हम उनके जरिए आप तक बात पहुंचाने। सुलह क्यों करनी जब मारपीट से बात सुलझ सकती है? तो मारपीट से बात सुलझेगी नहीं ना, हमारा 80% गैस जो है वहीं से आ रही है और आपको देख रहे हैं लाइन कैसी लगी हुई है। मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। खैर इस बीच में ये खबर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अरगची जो कि ईरान के विदेश मंत्री, उनके बीच में चौथी फ़ोन कॉल हुई और उसमें लगातार ये बात हो रही है कि भारत किसी भी तरीके से अपने ऑयल टैंकर्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलवा ले। कुछ निकले क्या? 28 ऑयल टैंकर की बात कही जा रही है कि 28 ऑयल टैंकर जो है वो भारत निकालने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ से निकल जाएं। अभी इसके ऊपर बात क्या हुई है क्या नहीं हुई है उसके ऊपर सबसे सही जो बात कही है वो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कल जो उनकी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग होती उसमें उन्होंने साफ किया कि अभी हमारी बातचीत चल रही है और इसके ऊपर अभी कुछ कमेंट करना कि हमारे निकल पाएंगे क्या, हमको वेव ऑफ मिल जाएगा चाइना की तरह, ये बहुत प्रीमेच्योर है। मतलब सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि बातचीत चल रही है मगर अभी बातचीत कहते हैं कि पॉजिटिव नोट पे है या हमें छूट मिली गई है, ऐसा अभी कुछ नहीं है। इस बीच में बांग्लादेश के बाद में श्रीलंका ने भी भारत को ये कहा है कि आप हमें डीजल थोड़ा सा दीजिए, हमारे पास में अभी डीजल का क्रंच है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम रशियन ऑयल जो है वो खरीदने की कोशिश करेंगे। तो श्रीलंका की तरफ से भारत को मांग की गई। श्रीलंका जब भी मुश्किल हालात में पड़ता है दक्षिण एशिया के तमाम देश, तो भारत यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा देश है तो वो मदद करने की कोशिश करता है, बड़े भाई की भूमिका अदा करने की कोशिश। बांग्लादेश को तेल हाल में दिया भी है हमने, क्रूड ऑयल। इस बीच में एक ऐसी वैश्विक संगठन है जिसको हम जानते हैं नाम से, लेकिन वो दिखाने का शेर है, कागजी शेर है, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई कल, जहाँ पे प्रस्ताव नंबर 2817 पेश किया गया बहरीन की तरफ से गल्फ कॉरपोरेशन के बिहाफ पे। और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला किया है, जो खाड़ी देशों के ऊपर हमला किया है, वो गलत है, वो गलत तरीके से एग्रेशन है और ईरान को तुरंत जो है इससे बाज आना चाहिए और सीज फायर कर लेना चाहिए। इसके ऊपर रशिया तैयार नहीं था। रशिया ने एक अल्टरनेट प्रस्ताव रखा जिसमें अमेरिका और इजराइल को भी क्रिटिसाइज किया गया था एग्रेशन के लिए, और कहा गया कि रूट कॉज जब तक आप नहीं समझेंगे कि इस हमले की जड़ में क्या है तब तक आप इस पूरे के पूरे मामले को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो बहरीन का प्रस्ताव है इसके ऊपर वोटिंग हुई जिसमें 13 इसके पक्ष में वोट पड़े और इसके विपक्ष में 0 वोट पड़े। रशिया और चाइना यहाँ से अब्सटेन कर गए, यहाँ से हट गए और उन्होंने वोटिंग नहीं करने का वो फैसला लिया। दूसरी तरफ से रशिया की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया उसको 4 वोट मिले, जिसमें कि सोमालिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना थे। बाकी लोगों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव रखा और रशिया का प्रस्ताव इस तरीके से गिर गया। और अडॉप्ट कर लिया यूएनएससी ने 2817 नाम का जो अपना रेजोल्यूशन है उसको, जिसमें ईरान को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो ये वहाँ पर अभी चल रहा है, तो कार्रवाई चल रही है। हम आपको बता दें इस बीच में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में किसी भी तरीके से शामिल नहीं होना चाहते हैं, ना हो सकते हैं और हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और जो चाइनीज़ एफएम है, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं गुओ जियांगकुन, मतलब चाइनीज़ नाम है, थोड़ा सा हो सकता है मेरे से गड़बड़ हो, गुओ जियाकुन उनका नाम है। और उन्होंने ये कहा है कि मेनाब में जो बच्चे मारे गए हैं, जो छात्राएं मारी गई हैं, उनके परिवार को हम राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम अलग से फंड जो है
वो अपना डेजिग्नेट करते हैं और उसको हम जो है उसी का काम लेंगे। तो चाइना की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो ईरान के साथ हमें नजर आए, दिखे, सॉफ्टली है, हाँ, पर्दे के पीछे ही है, पर दिखे, क्योंकि भाई उनका तो जहाज जा भी रहा है। हाँ, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बन गया है दोनों मतलब वैश्विक कम्युनिटी में कि आप जो है उस स्कूली छात्राओं की जो हत्या हुई है उसको आप कंडेम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इसको ईरान ने अपना लिटमस टेस्ट बना लिया है कि आप जो है आपने अली खमेनी की का जो असैसिनेशन है उसको आपने कंडेम किया कि नहीं, आपने इन छात्राओं का जो है जो हमला हुआ जिसमें ये बेगुनाह छात्राएं मारी गई उनको कंडेम किया कि नहीं। तो इस तरीके से ईरान देख रहा है कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। तो ये उसको लिटमस टेस्ट बना चुके हैं चाइना लगातार, और चाइना के ऊपर बड़ा तमाम तरीके के आरोप ये भी लग रहे हैं कि चाइना अपने GPS से ईरान को लगातार मदद पहुंचा रहा है, ईरान को मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं वो इतनी एक्यूरेट हो रही हैं क्योंकि वो चाइनीज़ GPS का इस्तेमाल अपने साथ में कर रही हैं। बिल्कुल। तो यही है पिछले 24 घंटे का पूरा हाल। डिप्लोमेसी के स्तर पे क्या बातचीत हो रही है आप देख रहे हैं, और युद्ध के स्तर पे एक दूसरे के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है। UN में जो मीटिंग हुई उसका भी आपने हाल सुना। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या राय, जो डेली हम बताते हैं आपको, जो विनय सुल्तान डायरी में लिख के रिफाइन करके लाते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिंच देखते रहें, अपने दोस्तों को भी दिखाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, करवाते हुए रहें। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे पीछे तौफीक है। शुक्रिया।